ड्रामा की स्टार्टिंग हमारी फीमेल लीड जेनी के दिखाए जाने से होती है, जो कि अपनी मॉम से कॉल पर बात कर रही थी और वो अपनी मॉम से बहुत ही ज़्यादा नाराज़ थी क्योंकि उसकी मॉम ने उसको ब्लाइंड डेट पर भेजा हुआ था। और वो एक रेस्टोरेंट में पहुंच जाती है जहां पर एक मोटा सा आदमी उसे देखते ही हेलो बोलता है। उसको देखकर बेचारी जेनी का तो मूड ही ऑफ हो जाता है, पर तभी अचानक से उसकी साइड से एक लड़की गुजरती है और उस आदमी से जाकर मिलती है। फिर हम देखते हैं हमारे मेल लीड जियान को, जो कि अपने भतीजे लू के साथ होता है। वो अपने भतीजे लू को यहाँ पर उसकी ब्लाइंड डेट पर लेकर आया था, लेकिन लू को उसकी ब्लाइंड डेट में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन जियान ज़बरदस्ती उसको अंदर भेज देता है, जिसके बाद वो जाकर जेनी से मिलता है। क्योंकि जेनी काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल थी, इसलिए लू को वो काफ़ी पसंद आती है। दूसरी तरफ जियान कार में देखता है कि बुके वहीं पर रह गया था, इसलिए वो रेस्टोरेंट के अंदर जाता है बुके देने के लिए। पर जैसे ही वो यहाँ पर जेनी को देखता है तो शॉक्ड हो जाता है, और जेनी भी उसको देखकर पूरी तरीके से शॉक में थी और वो अपने मन में सोचती है, 7 साल बाद मैं तुम्हें देख रही हूँ। और फिर हमें 7 साल पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर जेनी बारिश में खड़ी होकर जियान का वेट कर रही थी और उसके हाथ में एक बुके भी होता है। लेकिन जियान वहाँ पर नहीं आता और आधी रात हो जाती है, फिर भी वो वहाँ पर नहीं आता। इसके बाद जेनी थोड़ा आगे बढ़ती है तो उसकी नज़र जियान पर पड़ती है, जहाँ पर उसके साथ एक लड़की थी जो कि जियान को बता रही थी कि वो प्रेग्नेंट है। ये सारी बातें सुनकर जेनी को बहुत ही धक्का लगता है, जिसके बाद वो वहीं पर खड़े होकर रोने लगती है। ये सब की वजह से उसका दिल एकदम ही टूट गया था और वो वहाँ से भागने लगती है, पर रास्ते में ही गिर जाती है। सीन वापस प्रेजेंट में आता है, जहाँ दोनों एक दूसरे को ही देख रहे थे। इसके बाद जियान भी वहीं पर बैठ जाता है। यहाँ पर लू जेनी से कहता है, मैंने सुना है कि आपने एक नया क्लिनिक ओपन किया है, जिस पर वो हाँ जवाब देती है। इस पर लू कहता है, मेरे स्टमक में कई दिनों से पेन है, क्या आप मेरा हाथ चेक करके बता सकती हैं मुझे क्या प्रॉब्लम है। इस पर वो कहती है, अभी मेरा ब्रेक टाइम है, अगर आपको ज़्यादा ही दिक्कत हो रही है तो पहले अपॉइंटमेंट लेना, उसके बाद मैं चेक कर लूँगी। और वो वहाँ से जाने लगती है, जिस पर लू कहता है, आपने अभी तक कुछ खाया नहीं। इस पर वो कहती है, किसी का फेस देखकर मेरा स्टमक भर गया। फिर लू बोलता है, क्या हम दोबारा मिल सकते हैं, जिस पर वो हाँ बोलकर वहाँ से चली जाती है। लू जियान से कहता है, मुझे इस लड़की से प्यार हो गया है। और ये दोनों बात करते हुए बाहर आते हैं तो देखते हैं कि डस्टबिन में वही बुके पड़ा था जो कि लू ने जेनी को दिया था, जिसको देखकर जायन बोलता है, मुझे रोज़ बिल्कुल पसंद नहीं है। और यहाँ पर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। असल में वो लड़की कोई और नहीं बल्कि उसकी बहन थी, जिसको उसके बॉयफ्रेंड ने धोखा दे दिया था। उसके हाथ में रोज़ फ्लावर होते हैं, जिनको वो कहता है, इनको फेंक दो, ये उसी आदमी ने दिए हैं। तभी उसकी नज़र जेनी के फ्लावर्स पर पड़ती है और सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। अगले सीन में हम एक इवेंट देखते हैं जहां पर जेनी मौजूद होती है, पर तभी वहां पर जायन भी आ जाता है और उसकी सीट जेनी के बगल वाली ही थी। इसके बाद जेनी को वॉशरूम जाना था, इसलिए वो जायन से कहती है, प्लीज़ अपने पैर हटा लीजिए। और उसके हेयर जायन के फेस पर टच होते हैं, जिससे उसको अपना पास्ट याद आता है। वहाँ पर वो स्कूल टाइम में था और हमारी हीरोइन जानबूझकर अपने हेयर्स उसके फेस पर टच करती है। सीन वापस प्रेजेंट में आता है। वो वॉशरूम से बाहर आती है तो जायान पहले से वहाँ पर मौजूद था और वो उसको रोकता है और कहता है, पहले तुम मेरे पीछे भागा करती थी, लेकिन अब तुम मुझसे ही भागती हो। जिस पर वो कहती है, पहले मैं तुम्हें लाइक करती थी, लेकिन अब मैं तुम्हें लाइक नहीं करती, और वहाँ से चली जाती है। जब वो लिफ्ट के पास होती है तो सोचती है, मैंने इस टिकट के लिए पैसे दिए हैं, भला मैं उस इंसान की वजह से ये शो क्यों छोड़ूं, मेरे तो पैसे बर्बाद हो जाएंगे। और फिर वो दोबारा से वहाँ पर पहुँच जाती है। वो फिर से जायन से उसके पैर हटाने के लिए कहती है, लेकिन बाय मिस्टेक वो गिर जाती है जायन के ऊपर और फिर वो जल्दी से उठकर अपनी सीट पर बैठ जाती है। इस पर वो कहता है, तुम इतनी ज़्यादा लापरवाह कैसे हो सकती हो। जब शो ख़त्म हो जाता है तो वो जा रही थी तो हमारा हीरो उसे रोकता है और अपने कोट की तरफ इशारा करते हुए कहता है, अब इसका क्या। जिस पर जेनी कहती है, तुम यह मुझे दे दो, मैं धुला कर दे दूँगी। इस पर वो कहता है, ठीक है, पर पहले मुझे अपनी वीचैट की आईडी दो। और हमारी हीरोइन उसे अपनी वीचैट की आईडी दे देती है। इसके बाद वो उसको अपना कोट देता है और जेनी कोट लेकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम उसे उसकी एक दोस्त के साथ देखते हैं जो कि अपनी वेडिंग के लिए ड्रेस सेलेक्ट कर रही थी,
लेकिन यहाँ पर जेनी सिर्फ जायन के बारे में ही सोच रही थी। इसके बाद उसकी दोस्त उसके पास आती है और बताती है, मेरी वेडिंग में सभी क्लासमेट्स आएंगे। और फिर हम वेडिंग का सीन देखते हैं जहाँ पर जेनी जायन का जिक्र करती है, जिस पर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर जेनी के जाने के बाद जायन वो फ्लावर्स उठाता है और फिर वो उसको मैसेज डालता है कि मैं अपनी बहन के साथ हूँ, आप कहाँ पर हैं। और वो उसको कॉल भी करता है, लेकिन जेनी का नंबर बंद होता है। सीन वापस प्रेजेंट में आता है जहाँ पर वो लड़का किसी को मैसेज करके बताता है कि मैं क्लास प्रेसिडेंट की मैरिज में जेनी से मिला हूँ, जो कि कई साल बाद वापस आई है। इसके बाद वहाँ पर बैठी हुई एक लड़की कहती है, जेनी, तुम्हारा इस तरह से गायब हो जाना कहीं जायन से रिलेटेड तो नहीं है। जिस पर वो कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे डैड का ट्रांसफ़र हो गया था, इसलिए मैं सबसे अलग हो गई थी। और तभी यहाँ पर एक दूसरा लड़का आता है जो कि जेनी के पास आकर बैठ जाता है और कहता है, तुम अभी भी उतनी ही ब्यूटीफुल हो, तुम बिल्कुल भी बदली नहीं हो। इस लड़के का नाम हान होता है। हान जेनी से कहता है, क्या आप मुझे अपनी वीचैट आईडी देंगी। पर तभी दूसरा लड़का कहता है, तुम यहाँ से चले क्यों नहीं जाते, वैसे भी वो तुमसे बात नहीं करना चाहती। जिस पर हान को गुस्सा आता है और वो उस लड़के पर चिल्लाता है और फिर से जेनी से उसकी आईडी मांगता है। जिस पर वो कहती है, बिल्कुल नहीं, तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हें आईडी नहीं दूंगी। इस पर उसे गुस्सा आता है और वो उस पर हाथ उठाने वाला था कि तभी उसका हाथ जायन पकड़ लेता है और हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर जायन बास्केटबॉल खेल रहा था और उसको जेनी देख रही होती है। जब वो जाने लगता है तो जेनी उसको रोककर कहती है, क्या मैं तुमसे दोस्ती कर सकती हूँ, बस मेरी विश है, अगर हम दोनों एक ही सेक्शन में होंगे तो क्या तुम मुझे रोज़ खुद से हाथ मिलाने का मौका दोगे, सिर्फ दिन में एक बार। जिस पर वो इनकार करके वहाँ से चला जाता है और सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ पर जायन उसको डांटता है और वहाँ से भगा देता है। इसके बाद सेरेमनी स्टार्ट होती है जहाँ पर ब्राइड अपना बुके पीछे की तरफ फेंकती है और यह बुके जायन के हाथों में आकर गिर जाता है। जिस पर जेनी कहती है, यह मुझे मिलना चाहिए था। पर एक आदमी कहता है, यह बुके आप उस लड़की को दे सकते हैं जिसको आप पसंद करते हैं। जिस पर वो रेड ड्रेस वाली लड़की बोलती है, आप यह मुझे दे दीजिए। पर तभी हमारा हीरो यह बुके हमारी हीरोइन को दे देता है। इसके बाद हम इन सभी को एक साथ डिनर करते हुए देखते हैं जहाँ पर जेनी ने बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी और वो जायन को देखकर अपने मन में सोचती है, सबको ऐसा क्यों लगता है कि यह मुझे बहुत पसंद करता है, पर रियलिटी तो ये है कि मैं इसे पसंद करती हूँ, बल्कि यह नहीं। और क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक की थी उसका सिर चकराने लगता है। जायन उसको बोलता है, आपको और ड्रिंक करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो तो उसके फेस को पकड़ लेती है। जिसके बाद जायन उसको एक रूम में ले आता है और उसको पानी पिलाता है, लेकिन वो पानी पीने के बजाय उसके फेस को टच करने लगती है। पर जैसे तैसे जायन उसको पानी पिला देता है और उससे कहता है, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो मेरे साथ, तुम मुझे बिना बताए कैसे जा सकती हो, तुम मुझको बाय बोलकर भी नहीं गई। और वो उसकी तरफ देखता है, पर हमारी हीरोइन तो पहले ही सो चुकी थी। जिसके बाद वो कहता है, तुम सच में एक हार्टलेस वुमन हो। अगले सीन में हम जेनी को उसकी मॉम के साथ देखते हैं जहाँ पर वो कहती है, लू को तुम बहुत ही ज़्यादा पसंद आई हो। लेकिन जेनी कहती है, पर वो लड़का मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। इस पर उसकी मॉम कहती है, कोई बात नहीं, और उसे एक दूसरे लड़के की फ़ोटो दिखाती है। अगले सीन में हम इन दोनों को एक डेट पर देखते हैं। इन दोनों को एक साथ जायन भी देख लेता है और ऑफ कोर्स उसे जेलसी होती है। जिसके बाद वो अपने भतीजे से कहता है, अगर तुम स्टमक पेन का नाटक करोगे तो मैं तुम्हें बहुत ही टेस्टी केक दिलाऊंगा। जिस पर वो बच्चा भी हाँ बोल देता है। इसके बाद वो जल्दी से जेनी के पास कॉल करके कहता है, क्लास प्रेसिडेंट की मैरिज में मैंने तुम्हारा ध्यान रखा था, तो जल्दी से एक पेशेंट का ध्यान रखने में मेरी मदद करने के लिए आ जाओ। वो कहती है, कब। जिस पर वो कहता है, अभी। ये सुनकर वो शॉक होती है। जिस पर वो कहता है, मेरी कार पास ही में है। इसके बाद वो अपने ब्लाइंड डेट को बाय बोलकर कार में आकर बैठ जाती है और बच्चे को देखकर सोचती है, ज़रूर ये बच्चा उसी औरत का होगा। इसके बाद जायन उसको बोलता है, इतनी जल्दी तुम दूसरी ब्लाइंड डेट पर भी आ गई, लगता है तुमको मैरिज की बहुत ज़्यादा जल्दी है। जिस पर वो हाँ बोलती है। तभी जिन जेनी से बोलता है, आंटी आप बहुत ही प्यारी और ब्यूटीफुल हो, मेरी मॉम से भी ज़्यादा। ये सुनकर वो खुश हो जाती है और कहती है, क्या सच में। जिस पर जिन कहता है, हाँ बिल्कुल। और फिर जायन से कहता है, मैंने सच कहा ना। फिर यहाँ पर जेनी अपना पास्ट याद करती है जहाँ पर वो स्कूल में जायन के चारों तरफ घूम रही थी और वो उससे कहती है,
ज़रा मेरी तरफ देखो, मैं कितनी सुंदर हूँ। पर जायन उसको ज़रा भी भाव नहीं देता। जिसके बाद सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ पर जेनी जिन जिन से कहती है, चलो पहले डॉक्टर के पास जाते हैं। पर वो कहता है, अब मेरे स्टमक में पेन नहीं है, इसलिए मुझको डॉक्टर के पास नहीं जाना। पर वो कहती है, ऐसा नहीं है, तुमको चलना होगा। इसके बाद हम इन तीनों को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ पर एक कपल इनको देखकर बोलता है, यह फैमिली कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। अगर हम इनका एक फ़ोटो लेकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दें तो यह लोग वायरल हो जाएंगे। और वो कपल उनका फ़ोटो क्लिक करता है। इसके बाद वहाँ पर डॉक्टर रिपोर्ट लेकर आती है और बताती है, बच्चे को बस थोड़ी सी कमज़ोरी है, आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। और वो सारी बातें जेनी कहती हैं, ठीक है, तुम इसको मेडिसिन्स दिला देना, मैं चलती हूँ। और वो जाने लगती है। पर तभी जायन जिन जिन की तरफ इशारा करता है और वो जल्दी से जाकर जेनी का हाथ पकड़कर कहता है, आंटी प्लीज़ मत जाइए, प्लीज़ मेरे साथ रात का डिनर कीजिए, आप बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं, प्लीज़ मेरे साथ डिनर करने चलिए ना, मेरी मॉम को कभी मेरे साथ खाना खाने का टाइम नहीं मिलता। जिस पर जायन बोलता है, इसकी मॉम अब्रॉड में रहती है, इसीलिए वो यहाँ पर नहीं आ सकती। इसके बाद हम जिन जिन और जेनी को वही लड़का मिलता है जिसके साथ वो ब्लाइंड डेट पर गई थी और वो पूछता है, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? जिस पर वो कहती है, ये मेरे दोस्त का बेटा है और इसकी तबीयत अचानक से ख़राब हो गई, इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। इस पर वो कहता है, क्या हम लोग डिनर करने चलें? पर तभी जिन जिन बोलता है, बिल्कुल नहीं, मैं उनके साथ डिनर पर जा रहा हूँ। इस पर वो भी कहती है, आज मैं बिज़ी हूँ। जिस पर वो लड़का कहता है, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? जिस पर जेनी कहती है, हम लोग दोस्त हैं। और तभी यहाँ पर जायन भी आ जाते हैं और वो उसको वहाँ से चलने को कहता है, जिसके बाद ये तीनों वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हम इन तीनों को एक साथ डिनर करते हुए देखते हैं, जहाँ पर जेनी बोलती है, मेरा खाना हो गया। तो उसके सामने से तुरंत जायन उसकी प्लेट उठा लेता है। ये देखकर उसको काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है। जिसके बाद वो अपना पास्ट याद करती है स्कूल टाइम में, जब वो जायन के पास जाकर बैठ जाती है अपने टिफ़िन लेकर और उसके टिफ़िन में से खाने लगती है। पर यह बंदा यहाँ पर भी उसको भाव नहीं देता। सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और जिन जिन को बाय बोलकर जाने लगती है। पर तभी जायन बोलता है, बहुत ज़्यादा रात हो गई है, मैं तुमको ड्रॉप कर दूँगा। इसके बाद हम देखते हैं जहाँ पर वो उसको ड्रॉप करता है और उसके बालों में से कचरा हटाता है। इसके बाद वो जाने लगती है, पर पीछे मुड़कर कहती है, भले ही तुम बदल गए हो लेकिन बहुत बुरे हो, और चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं जायन के हाथ में जेनी का ईयरिंग होता है, जो उसने कचरा हटाते समय निकाल लिया था। इसके बाद वो अपने घर पर आ जाती है, जहाँ पर उसकी मॉम कहती है, तुम बहुत लेट आई हो, लगता है तुम्हारी ब्लाइंड डेट अच्छी थी। इस पर वो कहती है, नहीं, मेरे दोस्त के भतीजे की हेल्थ ख़राब हो गई थी, इसलिए मैं उसे डॉक्टर के पास लेकर गई थी और वो लड़का मुझे पसंद नहीं आया। जिस पर उसकी मॉम उसको अपने पास बैठा लेती है और फिर दूसरे लड़कों की फ़ोटो दिखाने लगती है। फिर वो वॉच देखकर कहती है, तुम्हारा ईयरिंग कहाँ गया? इस पर वो कहती है, शायद मेरी दोस्त की कार में गिर गया होगा। और फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है स्कूल टाइम का, जहाँ वो बैठी हुई थी और उसके पास जायन आता है और उसको वही ईयरिंग देता है। जिस पर जेनी कहती है, क्या तुम मुझे एक्सेप्ट कर रहे हो? इस पर वो इनकार करके वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम नाइट का सीन देखते हैं, जहाँ पर जेनी के पास जिन जिन का मैसेज आता है। वो कहता है, मुझे आपसे बात करनी है, और उसे वीडियो कॉल करता है और बोलता है, आंटी मुझे इस तरह से नींद नहीं आती, प्लीज़ मुझे सुला दीजिए। जिस पर वो कहती है, ठीक है, मैं तुम्हें कहानी सुनाती हूँ। और वो कहानी सुनाने लगती है। तभी कैमरा के सामने जायन आकर बोलता है, जिन जिन सो चुका है। इसके बाद वो कॉल कट कर देती है। अब हम अगले सीन में जेनी को उसके क्लिनिक में देखते हैं, जहाँ पर लू आता है। वो उसको वहाँ से जाने को कहती है, पर वो कहता है, मेरे स्टमक में पेन है, और उसके साथ फ्लर्ट करता है। वो कहता है, प्लीज़ मेरा ट्रीटमेंट कर दो। जिस पर उसका हाथ देखकर कहती है, तुम्हारा सबसे अच्छा ट्रीटमेंट है कि तुम किसी रिवर में कूद जाओ। और फिर उसे वहाँ से जाने को कहती है, लेकिन वो जाने से इनकार करता है। जिसके बाद वो अपनी एक दूसरी डॉक्टर को बुलाती है, जो कि उसको डांटकर वहाँ से भगा देती है। इसके बाद जेनी जायन को मैसेज करके कहती है, लू को ज़रा समझाओ कि वो मुझे परेशान ना करे। इसके बाद हम लू को क्लिनिक के बाहर देखते हैं और तभी वहाँ पर जायन आ जाता है। उसका कान पकड़कर कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई डॉक्टर को परेशान करने की? ये क्लिनिक है, घर नहीं,
और उसे बहुत ही ज़्यादा डराता है, जिस पर वो कहता है मैं आज के बाद उसे परेशान नहीं करूँगा। इसके बाद हम जायन को कॉल पर बात करते हुए देखते हैं, जहाँ पर वो एक ऑक्शन में से एक चेयर खरीदने की बात कर रहा था। अगले सीन में हम देखते हैं कि जेनी जायन के घर पर आई हुई थी, क्योंकि उसे वो चेयर बहुत ही ज़्यादा पसंद थी और उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। वो कहती है मैं तुमको 8.5 मिलियन दूंगी अगर तुम यह चेयर मुझे दे देते हो। इस पर वो कहता है बिल्कुल नहीं, ये तो एक गिफ्ट है, मैं अपनी होने वाली वाइफ को यह तोहफा दूंगा। इसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है, पर जाते समय गिरने वाली होती है। जायन उसको संभालने जाता है और अचानक से दोनों के बीच किस हो जाती है। इसके बाद वो जल्दी से उठकर वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद हम उसे घर पर देखते हैं, जहाँ पर वो उसी किस के बारे में सोच रही थी। अब हम नेक्स्ट डे उसे एक रेस्टोरेंट में देखते हैं, जहाँ पर उसे वही ब्लाइंड डेट वाला लड़का मिल जाता है, जो उसे देखते ही अपने साथ लंच के लिए इनवाइट करता है। ये सभी एक साथ लंच करते हैं। वहाँ एक और लड़की मौजूद थी जो उस लड़के को पसंद करती थी और उसे यह सब कुछ बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। यहाँ पर एक आदमी आता है और इन सभी की फ़ोटो क्लिक करके जायन को सेंड कर देता है। अब जब ये सभी रेस्टोरेंट से बाहर आते हैं और कहीं और जाने का प्लान करते हैं, तो तभी जेनी के पास जायन की कॉल आती है और वो कहता है मुझे मेरी चेयर की फ़ोटो भेजो और वीडियो भी, क्योंकि मुझे उसकी फ़िक्र हो रही है। जिसके बाद वो जल्दी से वहाँ से निकल जाती है, लेकिन तभी वो लड़की पीछे से आकर उसे रोक लेती है और उसे 1 मिलियन का चेक देकर कहती है उस लड़के से दूर रहो। इस पर जेनी वो चेक ले लेती है, उस पर 10 मिलियन लिखकर कहती है मैं 10 मिलियन दूंगी। इस पर उस लड़की को गुस्सा आता है, जिस पर वो कहती है वो लड़का तुम्हें पसंद नहीं करता, तो उसके पीछे भागने से बेहतर होगा कि तुम किसी ऐसे को ढूंढो जो तुम्हें पसंद करे। अगले सीन में हम उसे क्लिनिक में देखते हैं, जहाँ पर वो अकेली होती है। वो क्लिनिक से निकल रही थी कि तभी कुछ बदमाश लड़के आकर उसे परेशान करने लगते हैं, पर सही समय पर यहाँ पर जायन आकर उसे बचा लेता है। यहाँ पर वो अपना पास्ट याद करती है। स्कूल टाइम में जब वो स्टोर से निकल रही थी, तभी कुछ लड़के आकर उसके साथ बदतमीज़ी करते हैं। वहाँ उसके स्कूल के कुछ बच्चे भी बैठे हुए थे, लेकिन वे बच्चे भी उसकी मदद नहीं करते और बस आपस में बातें करते हैं कि यह इलाका बहुत ही बेकार है, यहाँ सुंदर लड़कियों को नहीं आना चाहिए। पर तभी जायन आकर उसकी मदद करता है, जिसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा रोती है और वो उसे कहता है रोने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक है। सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ पर जायन बोलता है चलो मैं तुम्हें घर पर ड्रॉप कर देता हूँ। नेक्स्ट डे जायन किसी पॉप आइडल की तरह तैयार होकर उसके क्लिनिक में पहुँच जाता है। वो कहती है तुम इस तरह के कपड़े क्यों पहन कर आए हो, जिस पर सामने से वो जवाब देता है तुम्हें यह पसंद नहीं आया क्या। इस पर वो अपने मन में सोचती है यह मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है। तभी उसके पास कॉल आता है, जिससे उसे पता चलता है कि उसकी ग्रैंडमदर की हेल्थ ख़राब है। वो जायन से उसकी कार उधार मांगती है, पर वो कहता है मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, और वो उसे लेकर जाता है। अब हम इन दोनों को कार में देखते हैं, जहाँ पर जेनी की नज़र एक वाटर बॉटल पर पड़ती है और फिर वो पास्ट याद करती है कि उसने वो बॉटल जायन को गिफ्ट की थी। वो कहती है तुमने यह बॉटल चेंज नहीं किया, जिस पर वो कहता है यह चेंज कर दिया है। इसके बाद वे लोग हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, जहां पर जायन जेनी को फ्लावर्स देकर कहता है यह मेरी तरफ से ग्रैंडमदर को दे देना। इसके बाद वो अपनी ग्रैंडमदर से मिलाती है। उसकी ग्रैंडमदर कहती हैं तुम घर की मेंबर हो, ये फ्लावर्स लेकर आने की क्या ज़रूरत थी, जिस पर वो कहती है ये मेरे दोस्त ने दिए हैं। इस पर सामने से ग्रैंडमदर कहती हैं क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। वो मना करती उससे पहले ही ग्रैंडमदर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और जेनी अपने मन में सोचती है अगर मैंने ग्रैंडमदर को बताया ऐसा नहीं है तो उन्हें हर्ट होगा, इसलिए वो कहती है हाँ मेरा बॉयफ्रेंड है। जिस पर ग्रैंडमदर कहती हैं मुझे उससे मिलना है। इसके बाद वो जायन से मिलवाती है और कहती है मेरे बॉयफ्रेंड बनने की एक्टिंग करो, और फिर वो उसे अपनी ग्रैंडमदर और फादर से मिलवाती है। वे दोनों उससे मिलकर बहुत खुश होते हैं और ग्रैंडमदर तो यहाँ पर मैरिज की बात भी कर देती हैं, क्योंकि जेनी के बॉयफ्रेंड के बारे में सबको पता चल गया था। इसीलिए फिर जेनी को जायन को अपनी मॉम के दूसरे हस्बैंड और उसके बेटे से भी मिलवाना पड़ता है। वे भी मिलकर उससे बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और कहते हैं अब तुम्हें जल्द से जल्द मैरिज कर लेनी चाहिए। वे लोग वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद जायन जेनी को होटल के बाहर प्रपोज करता है मैरिज के लिए। यह देखकर वो शॉक हो जाती है, लेकिन अचानक से वो कहता है तुम्हें भी मेरी वाइफ होने की एक्टिंग करनी होगी। दरअसल मुझे एक फ़ेक मैरिज करनी है, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और वो जैसे तैसे उसे फ़ेक मैरिज के लिए राज़ी कर लेता है।
इसके बाद जब वो वहाँ से जा रही थी तो उसे बाय बोलती है, पर जायन कहता है एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को ऐसे बाय नहीं बोलती, और वो उसके पास आकर उसे किस कर लेता है। उसके बाद उसके फॉरहेड पर भी किस करता है और वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम जेनी को उसकी ग्रैंडमदर के साथ देखते हैं, जो उसे बोलती है अपने होने वाले हस्बैंड के लिए एक रोज़ की डंडियों की अल्कोहल बनाकर ले जाना, और वो यहाँ पर उसे समझाती है कि उसे जल्दी मैरिज कर लेनी चाहिए। अगले सीन में हम जेनी को उसकी दोस्त के साथ खाना खाते हुए देखते हैं, जहाँ पर उसकी दोस्त कहती है तुम्हारा क्या चल रहा है, जिस पर जेनी कहती है क्या मतलब। इस पर वो कहती है जायन से तुम्हारा क्या चल रहा है। जेनी कहती है कुछ भी नहीं, जिस पर वो कहती है वो 7 साल पुराना प्यार है तुम्हारा, तो मुझे ऐसी कैसे जाने दे सकती हो। जिस पर जेनी आंसर करती है वो मुझे पसंद नहीं करता, वो मेरे साथ अच्छा बिहेव इसलिए करता था क्योंकि मैंने उसकी मॉम की जान बचाई थी। और यहाँ पर हमें 7 साल पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर जायन की मॉम रोड पर होती है और अचानक से बेहोश हो जाती है। तभी हमारी हीरोइन आती है और आकर उनकी जान बचाती है। सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। ये दोनों खाना खाकर बाहर निकलती हैं। जेनी की दोस्त चली जाती है। तभी यहाँ पर जायन आता है और कहता है चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ, पर वो इनकार करती है। वो उसके फेस की तरफ हाथ बढ़ाता है, लेकिन वो पीछे हट जाती है। इस पर जायन कहता है मुझे पता चला है कि ग्रैंडमदर ने मेरे लिए शराब भिजवाई है, वो कहाँ पर है। जिस पर जेनी कहती है मैं वो बाद में दे दूँगी। अब हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं, जहाँ पर जेनी जायन के घर पर जाती है तो जिन जिन बाहर ही बैठकर रो रहा था। वो पूछती है क्या हुआ। वो कहता है मेरी मॉम कभी भी किंडरगार्टन नहीं गई, सब बच्चे मुझे चिढ़ाते हैं, क्या आप प्लीज़ कल मेरी मॉम बनकर वहाँ पर आ जाएंगी, क्योंकि हमारा फास्ट है। जिस पर वो ओके बोल देती है। इसके बाद वो जायन को शराब देकर वहाँ से चली जाती है। हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं, जहाँ पर जेनी किंडरगार्टन पहुँच जाती है और जिन जिन उसे मॉम बोलता है। तभी यहाँ पर जायन भी आ जाता है और ये लोग यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करते हैं। यहाँ पर इन लोगों को काफ़ी सारे गेम्स खिलाए जाते हैं। रात में जायन जेनी को जब ड्रॉप करता है तो उसके हाथ के ऊपर अपना हाथ रखता है, जिस पर वो कहती है भले ही मैं इस बच्चे की मॉम होने का नाटक कर रही हूँ, तुम इसका फ़ायदा नहीं उठा सकते। इस बात को लेकर इन दोनों की बहस हो जाती है। इसके बाद वो घर आती है तो उसकी मॉम पूछती है मूड ऑफ क्यों है। जिस पर वो कहती है कुछ नहीं। मॉम कहती है ज़रूर तुम्हारा झगड़ा हुआ है, अगर तुम दोनों प्यार करते हो तो कुछ चीज़ें इग्नोर कर देनी चाहिए। नेक्स्ट डे हम जेनी को उसके क्लिनिक में देखते हैं, जहाँ पर उसकी दोस्त स्कूल की एक और लड़की को लेकर आती है और यह लड़की हमारी हीरोइन को देखकर चिढ़ जाती है। इसके बावजूद भी जेनी उसका ट्रीटमेंट करती है। अब यहाँ पर जायान उसके लिए खाना भेजता है, जिसको वो खाने से इनकार करती है। वो मैसेज करके बोलती है मैं इसको नहीं खाऊंगी, जिसके बाद हमारा हीरो लगातार खाना भेजता ही रहता है और हमारी हीरोइन उसके पास वो खाना वापस भिजवा देती है। लेकिन जायान के पास कॉल आती है कि जिन जिन की हेल्थ बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, जिसके बाद वो उसे जल्दी से जेनी के क्लिनिक में ही लेकर आता है, जहाँ पर वो उसका ट्रीटमेंट करती है। इसके बाद वो जेनी से कहता है मुझे एक बात का जवाब दो, तुमने कहा था तुम्हें 1 मंथ चाहिए मैरिज के बारे में सोचने के लिए और 1 मंथ हो चुका है, अब तुम्हारा जवाब क्या है, तुमने मैरिज को लेकर क्या सोचा है। जिस पर वो कहती है 7 साल पहले तुम्हारे साथ जो लड़की थी वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी, तुम्हें उसी के साथ मैरिज करनी चाहिए। ये सुनकर हमारा हीरो सोच में पड़ जाता है और फिर उसे याद आता है, जिसके बाद वो हंसता है और कहता है तुम वाकई में बेवकूफ़ हो, वो लड़की कोई और नहीं बल्कि मेरी बहन है और यह बच्चा भी उसी का है। उसके बॉयफ्रेंड ने उसे धोखा दिया था और मैं उसी को संभाल रहा था। इसके बाद हमारी हीरोइन को एहसास होता है कि इतने सालों से वो गलत फहमी भरी हुई लाइफ जी रही थी। बस फिर क्या था, वो मैरिज के लिए राजी हो जाती है और ये दोनों मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं। इसके बाद ये दोनों सबसे पहले ग्रैंडमदर से मिलने जाते हैं। इनसे मिलकर वे दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। ग्रैंडमदर जेनी को अपने पास बैठाकर कहती है पता नहीं आज मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम कोई गुड न्यूज़ देने वाली हो। इसके बाद ये सभी एक साथ डिनर करते हैं। डिनर के बाद ग्रैंडफादर बताते हैं हम लोगों ने तुम्हारे लिए ऊपर वाला कमरा रेडी कर दिया है, वहाँ पर सो जाना। लेकिन हमारा हीरो टेबल पर ही सो जाता है। जिसके बाद जेनी उसको रूम में लेकर आती है और रूम में आते ही हमारा हीरो उसके बहुत ज़्यादा करीब आ जाता है। वो उसे किस करने वाला था, पर वो उसके गाल पर किस करता है।
इसके बाद ये दोनों थोड़ी बहुत बातें करते हैं और तभी इनको चिल्लाने की आवाज़ आती है। ये जल्दी से ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर के रूम में जाते हैं, जहाँ पर ग्रैंडमॉम की हेल्थ अचानक से ख़राब हो गई थी। इसके बाद ग्रैंडमदर को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है, जहाँ पर जेनी बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। जायन कहता है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब डॉक्टर बाहर आती है और कहती है, हमने अपनी पूरी कोशिश की है, लेकिन मरीज़ के पास सिर्फ थोड़ा सा ही समय है। जिसके बाद ये सभी ग्रैंडमदर से मिलते हैं। जेनी ग्रैंडमदर को बताती है कि मैंने मैरिज कर ली है। यह सुनकर तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। वो कहती है, यही मेरी लास्ट विश थी कि तुम्हारी मैरिज हो जाए, और बस फिर क्या था, उनकी डेथ हो जाती है। इसके बाद हम इनका फ्यूनरल देखते हैं, जहाँ पर जेनी का भाई जायन को थैंक्स बोलता है उनकी इतनी ज़्यादा मदद करने के लिए। यहाँ पर ग्रैंडफादर अपनी वाइफ का फ़ोटो साफ करते हुए उनसे कहते हैं, मैं भी जल्दी तुम्हारे पास आ जाऊँगा, लेकिन मैं अपने ग्रैंडसन का फेस देखे बिना नहीं आऊँगा। यहाँ पर जेनी सोफे पर बैठी हुई बेहोश हो जाती है। पता चलता है कि उसे बहुत ही ज़्यादा फीवर है। इसके बाद सभी उसका ध्यान रखना शुरू कर देते हैं। उसे मेडिसिन पिलाई जाती है और फिर से रूम में लाया जाता है, जहाँ पर जायन उसका ध्यान रखता है। यहाँ पर नाइट को उसे डरावने सपने आ रहे थे, इसीलिए वो उसके पास ही बैठ जाता है और रात भर उसी के पास बैठा रहता है। सुबह उसको होश आता है तो वो बताता है, तुम्हें बुखार हो गया था और रात भर तुम डर रहे थे। यहाँ पर उसकी मॉम भी आ जाती है और कहती है, जायन ने रात भर तुम्हारी मदद की है, तुम्हारा ध्यान रखा है, इसलिए तुम्हें भी उसका ध्यान रखना चाहिए। तुम्हें उसे धन्यवाद बोलने की ज़रूरत है। इसके बाद नाइट में वो जेनी और उसके पेरेंट्स को घर पर ड्रॉप कर देता है। घर पर आने के बाद जेनी की मॉम उसको सलाह देने लगती है कि हस्बैंड को कैसे खुश किया जाता है और कैसे मैरिड लाइफ को एंजॉय किया जाता है। अगले दिन जेनी जायन के घर पर जाती है, जहाँ पर वो उसको सबसे बड़ा रूम देता है और फिर पूरे घर को दिखाता है। उसको घर काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। इसके बाद हम जिन को उसके दोस्तों के साथ देखते हैं, जहाँ पर उसके दोस्त कहते हैं, शायद तुम्हारे अंकल ने मैरिज कर ली है। जिस पर वो कहता है, बिल्कुल नहीं, वो कैसे मैरिज कर सकते हैं, वो तो लड़कियों से दूर रहते हैं। लेकिन जब वो मैरिज सर्टिफिकेट का फ़ोटो देखता है तो शॉक्ड हो जाता है। इसके बाद हम जायन को देखते हैं, जो कि जेनी का डोर नॉक करता है। गेट खोलती है तो कहती है, मैं बस कपड़े चेंज कर रही थी। इस पर वो कहता है, मुझे मेरा रेज़र चाहिए। वो रेज़र लेने जाती है, इसीलिए जायन की नज़र उसके एक ईयर रिंग पर पड़ती है। वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो शीशे के सामने खड़ी हुई थी, तभी हमारा हीरो पीछे से आता है और दूसरा ईयरिंग उसके कान में पहना देता है और साथ ही वो उसका नेकलेस भी पहनाता है, जो कि काफ़ी सालों से उसने संभाल कर रखा था। अगले दिन हम जेनी को जायन की कंपनी में उसका वेट करते हुए देखते हैं। तभी यहाँ पर वही लड़की आती है जो उसको पसंद नहीं किया करती थी, और वो उसे देखते ही चिढ़ जाती है और वो उसको बोलती है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? क्या तुम अभी भी जायन का पीछा कर रही हो? क्या तुम्हें समझ नहीं आता कि वो तुम्हें ज़रा भी इंटरेस्टेड नहीं है? तुम कितनी बेशर्म हो, तुम अभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ रही हो। और फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर स्कूल टाइम में जेनी तो जायन को लाइक करती ही थी, ये लड़की भी उसे लाइक करती थी और इसी बात को लेकर ये उसके साथ बहस करती है। सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ पर यह लड़की हमारी हीरोइन की बहुत ही ज़्यादा इंसल्ट करती है और कहती है, इस कंपनी की एम्प्लॉई होने के नाते मैं यहाँ से तुम्हें जाने को कहती हूँ। पर तभी यहाँ पर जायन आ जाता है और वो जेनी से कहता है, मेरी जान, मुझे माफ़ करना, मुझे देर हो गई, और उसको वहाँ से लेकर चला जाता है। जिस पर दूसरे एम्प्लॉई कहते हैं, यह सब क्या है? क्या ये सर की गर्लफ्रेंड है? जिस पर एक दूसरा आदमी कहता है, बिल्कुल नहीं, मैंने उसके हाथ में रिंग देखी है, दोनों के हाथ में रिंग है, ज़रूर इनकी मैरिज हो चुकी है। यह देखकर तो उस लड़की को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो किसी को कॉल करके कहती है, मुझे जेनी के क्लिनिक के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए। इसके बाद ये दोनों एक होटल में आते हैं, जहाँ पर पहले से ही जिन जिन और जायन के ग्रैंडफादर मौजूद थे और यहाँ पर जेनी की फैमिली भी आ जाती है। ये सभी एक साथ डिनर करते हैं। यहाँ पर जायान सभी को दिखाता है कि उन्होंने मैरिज का इनविटेशन कैसा बनवाया है, जिस पर ये सभी यहाँ बैठकर चर्चा करते हैं कि वो किस तरीके से क्या करेंगे, क्योंकि उनको शहर की सबसे ग्रैंड वेडिंग करनी थी। यहाँ से निकलते समय जेनी को वही ब्लाइंड डेट वाला लड़का मिलता है और वो उसके साथ बात करने लगती है। तभी यहाँ पर हमारा हीरो आता है, उसको जेलसी होती है, जिसके बाद वो उसको लेकर चला जाता है। लिफ्ट के बाहर खड़े थे ये दोनों, जहाँ पर जेनी का हाथ जायान ने बहुत ही टाइट पकड़ा था।
वो अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है तो वो सामने से कहता है, तुम अब भी उसके कांटेक्ट में हो, जिस पर वो समझाती है कि ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद ये दोनों लिफ्ट में आ जाते हैं। लिफ्ट में बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो जाती है, इसीलिए जायन हमारी हीरोइन को कवर करता है। पर एक आदमी यहाँ पर जेनी को गलत तरीके से टच करने की कोशिश करता है, जिस पर जायन उसका हाथ पकड़ लेता है और फिर कहता है, अगर तुमने इसे छूने की कोशिश की तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। इसके बाद ये दोनों होटल के बाहर आते हैं, जहाँ पर आते ही जेनी टैक्सी में बैठ जाती है। जायान उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो रुकने का नाम नहीं लेती। टैक्सी ड्राइवर बोलता है, क्या आपका आपके लवर के साथ झगड़ा हुआ है? अगर ऐसा है तो आप लोगों को घर पर जाकर शांति से बात करनी चाहिए। पर वो कहती है, बिल्कुल नहीं, आप जल्दी से यहाँ से चलिए। जिस पर जायन टैक्सी ड्राइवर से कहता है, इसको अच्छे से घर पर ड्रॉप कर देना। वो घर पर आ जाती है। उसका मूड बहुत ही ज़्यादा ऑफ था, इसलिए वो अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ डिनर करने जाती है, जहाँ पर वो उसको बताती है कि मैं जायन के साथ मैरिज कर रही हूँ, जिसे सुनकर वो बहुत खुश होती है। और फिर वो कहती है, क्या तुम अभी भी उसे लाइक करती हो? जिस पर हमारी हीरोइन कोई भी जवाब नहीं देती। इस पर उसकी दोस्त कहती है, अगर तुम उसे लाइक करती हो तो उसे साफ साफ बताओ, फीलिंग्स छुपाने से कुछ नहीं होगा, तुम दोनों का रिश्ता ही खराब होगा। इसके बाद जेनी घर पर आ जाती है। जैसे ही वो घर के अंदर एंटर करती है तो सबसे पहले उसकी नज़र जायान पर ही पड़ती है, लेकिन उसे इग्नोर करके अंदर चली जाती है। जिस पर वो सोचता है, अगर मैं भी उसे इग्नोर करूँगा तो हमारा रिश्ता खराब होगा, इसलिए वो उसके रूम में जाता है। वो नॉक करता है, लेकिन वो जवाब नहीं देती। तो ठीक है, मैं खुद ही अंदर आ रहा हूँ। और वो जैसे ही वॉशरूम के अंदर जाता है तो जेनी टॉवल में थी और वो अपने बाल ड्राई कर रही थी। वो घबराकर पीछे घूमती है, जिससे उसका टॉवल ज़मीन पर गिर जाता है। ये देखकर वो ज़ोर से चिल्लाती है। हमारा हीरो भी शॉक्ड हो जाता है और वो वहीं पर खड़ा रह जाता है। जेनी गुस्से में कहती है, यहाँ से बाहर जाओ। वो रूम के बाहर आ जाता है और कहता है, मुझे माफ़ करना। इस पर वो कहती है, तुम बेवकूफ़ हो ईश्वर। वो कहता है, मैंने कई बार नॉक किया था पर तुमने जवाब नहीं दिया। इसके बाद वो कपड़े पहनकर वॉशरूम से बाहर आती है। वो कहती है, बोलो क्या हुआ? जिस पर वो कहता है, तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रही हो? इस पर जेनी बोलती है, क्योंकि तुम मुझे पसंद नहीं करते, तुमने मुझे झूठ बोला है, तुमने मुझे धोखा दिया है। वो कहता है, मैंने कब झूठ बोला? जिसको वो कहती है, हाई स्कूल में मैंने अपने दोस्त के नंबर से तुम्हें मैसेज किया था नाइट में मिलने के लिए, पर तुम वहाँ पर नहीं आए। जिस पर वो कहता है, मेरे पास कोई भी मैसेज नहीं आया था। इस पर वो कहती है, मैंने लिली के फ़ोन से मैसेज किया था। जिस पर वो कहता है, मैं कसम खाता हूँ मेरे पास कोई भी मैसेज नहीं आया। और उसको बेड पर बिठाकर उसका हाथ पकड़कर कहता है, मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। और यहाँ पर हमें हाई स्कूल का सीन भी दिखाया जाता है, जहाँ पर वो एक दूसरी स्टूडेंट से पूछता है, जेनी कहाँ पर है? पर वो लड़की कहती है, शायद वो घर चली गई। इसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और वो कहता है, मैं सारी ज़िंदगी तुम्हें ही प्यार करूँगा, मैं पहले से तुम्हें लाइक करता हूँ, बस मैं कभी जाहिर नहीं कर पाया। इसके बाद वो बाहर आता है और कॉल करके कहता है, मुझे लिली नाम की लड़की के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए। इसके बाद एक मेड जेनी के रूम में आती है। वो देखती है कि वो बीमार है, इसलिए वो अपने बॉस को बुलाती है। जायान उसके लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है। वो उसके पास आता है तो वो उसके हाथ पर काट लेती है, जिसके बाद वो जल्दी से उसके दादाजी को बुलाता है। ग्रैंडफादर आते हैं और उसे चेक करते हैं। इसके बाद वो 2-3 सुइयाँ उसके सर में चुभाते हैं और वो ठीक हो जाती है। ग्रैंडफादर जायन को बताते हैं, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो बस थोड़ी सी बीमार है। ग्रैंडफादर यहाँ पर उसे बताते हैं, तुम्हें उसका ध्यान रखने की ज़रूरत है। यह बीमारी उसे तब हुई थी जब वो नाइट भर बारिश में बेहोश पड़ी रही थी, उसके बाद से ही वो बीमार रहने लगी है। ये सुनकर हमारी हीरो को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि यह सब उसी की वजह से उसके साथ हुआ था। इसके बाद जेनी को होश आता है। जायन उसको बताता है कि ग्रैंडफादर आए थे और उन्होंने कहा है तुम्हें ध्यान रखने की ज़रूरत है, और वो उसे मेडिसिन देता है। वो मेडिसिन खा लेती है। इसके बाद वो कहती है, सब मेरी गलती है, मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ फिर भी ग्रैंडफादर को मेरा ध्यान रखना पड़ रहा है। जिस पर जायन कहता है, ये तुम्हारी नहीं, मेरी गलती है। अगर मैंने 7 साल पहले ऐसा नहीं किया होता और तुम्हारे ध्यान दिया होता तो शायद यह नहीं होता। इन सब की वजह से ही हमारे बीच बहुत सारी गलतफहमियाँ हैं।
अगर तुम मुझसे कुछ पूछना चाहती हो तो पूछ लो, मैं तुम्हें सब कुछ सच बताऊंगा। जिस पर वो कहती है, 7 साल पहले तुम मुझे पसंद नहीं करते थे। इस पर वो कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद करता था। मैं बस तुमसे बात इसलिए नहीं करता था क्योंकि उस समय पर मैं स्टूडेंट था और मेरे घर पर भी कुछ हो गया था। मेरे मम्मी पापा का एक्सीडेंट हो गया था और घर की स्थिति भी ठीक नहीं थी, इसलिए मैं सारा फोकस अपनी पढ़ाई पर ही करना चाहता था। जिस पर वो कहती है, ऐसा नहीं है। इस पर जायन के कहता है, मैंने तुम्हें बता चुका हूँ, और रही बात मैसेज की तो मेरे पास कोई मैसेज आया ही नहीं। मैं तुम्हें अपना फ़ोन दिखा सकता हूँ। जिस पर जेनी कहती है, तुमने मुझे इंग्लिश ट्यूशन भी इसलिए दिया था क्योंकि मैंने तुम्हारी मॉम की जान बचाई थी। इस पर वो कहता है, ऐसा नहीं है, तुम्हें यह किसने बोला? ये एक गलत फहमी है। वो कहती है, तुमने ये खुद एक्सेप्ट किया था दूसरे क्लासमेट्स के सामने और उन लोगों ने ही मुझे बताया था। ये सुनकर बेचारा थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं था। जिस पर वो कहता है, कौन सी क्लासमेट? वो कहती है, मुझे नहीं पता। तब हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है, वो घर पर थी। उसकी ग्रैंडमदर आती हैं और कहती हैं, चलो जल्दी यहाँ से, ट्रेन का टाइम हो रहा है। क्योंकि ग्रैंडमदर नहीं चाहती थी कि उनकी पोती को फिर से यह सब कुछ झेलना पड़े, इसलिए उन्होंने उसे शहर से बाहर भेज दिया था और इसीलिए हमारी हीरोइन ने हीरो के मैसेज का जवाब नहीं दिया था। जिसके बाद जायन कहता है, हमारे बीच बहुत ही सारी गलत फहमियाँ हैं, हमें इन सब पर बात करनी होगी। यहाँ पर मेड आती है और सूप देती है, जिसके बाद जायन उसे बहुत ही प्यार से वो सूप पिलाता है। इसके बाद हम जेनी को खड़े हुए देखते हैं, जहाँ पर वो मन में सोचती है, हालांकि सारी गलत फहमियाँ दूर हो चुकी हैं, पर अब भी कुछ अजीब लग रहा है। हम दोनों कपल हैं, लेकिन मैं अभी इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हूँ। और वो जायन को दूसरे रूम में जाकर सोने को कहती है, लेकिन वो इनकार करता है। जिसके बाद वो उसके साइड में बैठ जाती है और कहती है, तुम आखिर चाहते क्या हो? और यह सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में जायन जेनी को उसकी क्लिनिक में ड्रॉप करने आता है और कहता है, अपना ध्यान रखना, जैसे ही काम ख़त्म होगा मुझे कॉल करना, मैं पिक करने आऊँगा। यह दूर से 2 डॉक्टर्स देख रही थीं। जेनी जैसे ही अंदर आती है, वे दोनों पूछना शुरू कर देती हैं और कहती हैं, आपका मूड बहुत ही अच्छा लग रहा है, बताइए ना वो कौन है? जिस पर वो कहती है, बाद में बताऊंगी। अगले सीन में हम जायन को उसकी कंपनी में देखते हैं, जहां पर उसका दोस्त कहता है, तुमने जो इन्फॉर्मेशन निकालने को कहा था, मैंने वो निकाल ली है। दरअसल मेरी बर्थडे की पार्टी में 2 लड़कियों ने यह अफवाह उड़ाई थी और यहाँ पर उन्होंने जेनी के बारे में भी बहुत सारी बुरी बातें बोली थीं। उन्होंने मुझे बताया है कि उन्हें ऐसा करने के पैसे मिले थे। वो कहता है, उन्हें पैसे किसने दिए थे? जिस पर वो एक लड़की का नाम बताता है और यह लड़की वही है जो हमारी हीरोइन से अक्सर जलती थी। वो लड़की पीछे से भागकर जायन से मिलने के लिए आती है, लेकिन वो चला जाता है और वो गिर जाती है। दूसरी तरफ हम जेनी को क्लिनिक में देखते हैं, जहाँ पर एक दूसरी डॉक्टर आकर बताती है, सोशल मीडिया पर किसी ने पोस्ट किया है कि हमारे क्लिनिक में जो मेडिसिन दी जाती है वो सब बेकार है और नकली है। इससे हमारे क्लिनिक की बहुत ही ज़्यादा बदनामी हो रही है। जेनी उस पोस्ट को देखती है और उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है क्योंकि उनकी क्लिनिक के बारे में बहुत ही ज़्यादा बुराइयां की गई थीं और काफ़ी सारी गलत बातें लिखी हुई थीं। लेकिन वो कहती है, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, जो लोग हम पर ट्रस्ट करते हैं वे करेंगे और हमेशा यहीं पर आएंगे। और वो कहती है, मुझे हॉस्पिटल जाना है, और हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। अब हम इसे हॉस्पिटल में देखते हैं, जहां डॉक्टर बताते हैं, यह पेशेंट काफ़ी दिनों से बीमार है, सारे तरीके आजमा लिए गए पर वो ठीक नहीं हुआ। इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना तुम्हें बुलाया जाए, क्या पता तुम मुझसे ठीक कर दो। यहाँ पर उसके पास जायन का मैसेज आता है और वो कहता है, क्या तुम लंच मेरे साथ करोगी? जिस पर वो कहती है, ठीक है, पर मैं हॉस्पिटल में एक पेशेंट को देखने जा रही हूँ। इसके बाद उसे पेशेंट से मिलवाया जाता है। यहाँ पर वो डॉक्टर दूसरे डॉक्टर्स को भी बताता है और जेनी से इंट्रोड्यूस करवाता है। यहाँ पर उस पेशेंट की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी और वो बिल्कुल पागलों की तरह बिहेव कर रहा था। इसके बाद जेनी उसे चेक करने के लिए उसके पास जाती है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि पेशेंट को गैस्ट्रोइंटेस्टिनल इन्फेक्शन है और यह उसे 4 साल से है और अब इसकी लास्ट स्टेज है। डॉक्टर बताता है, कुछ दिनों से पेन बिल्कुल भी कम नहीं हो रहा, हमें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। हमने हर तरह की मेडिसिन दी है, हर तरह का महंगा से महंगा इंजेक्शन लगाया है, पर पेन ठीक नहीं हो रहा। जिस पर वो कहती है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अब सब ठीक हो जाएगा। और वो कुछ निडाल लाने को कह देती है।
वो फिर उसे 2-3 नीडल चुभाती है और बस फिर क्या था, वो पेशेंट एकदम से ठीक हो जाता है और कहता है, मेरा पेन एकदम ठीक हो चुका है, मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ। मतलब निडाल चुभाने से एक पेशेंट ऐसे ठीक हो जाता है, कितनी कमाल की बात है। चाइना में कुछ भी हो सकता है। इसके बाद हम उसी लड़की को देखते हैं जो कि हमारी हीरोइन से हमेशा चिढ़ा करती थी और वो लगातार उसे पोस्ट पर कमेंट कर रही थी और हमें पता चलता है कि ये पोस्ट उसी ने करवाया है। तभी यहाँ पर डॉक्टर्स जेनी को लेकर आते हैं उसका ट्रीटमेंट करवाने के लिए, जिसे देखकर वो अचानक से घबरा जाती है क्योंकि पीठ पीछे वो उसकी ही चुगलखोरी कर रही थी। वो कहती है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तभी यहाँ पर जायान भी आ जाता है। बस फिर क्या था, उसे देखकर तो ये लड़की ज़ोर ज़ोर से बोलना शुरू कर देती है और वो जेनी से कहती है, मैंने सोशल मीडिया पर देखा है तुम्हें किस तरह से कोसा जा रहा है। तुम यहाँ बहुत ही महंगी मेडिसिन देती हो, उसके बावजूद भी कोई तुम्हारी मेडिसिन खाकर ठीक नहीं होता। इस पर वो कहती है, मैंने कभी तुम्हें मेडिसिन दी ही नहीं जो तुम इतना ज़्यादा बोल रही हो। पर वो कहती है, मैंने अभी सोशल मीडिया पर सब कुछ पढ़ा है। इसके बाद वो लड़की जयान से कहती है, देखो ना ये मेरे साथ क्या कर रही है। इस पर वो कहता है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, बस मैं तो यहाँ अपनी वाइफ को पिक करने आया हूँ क्योंकि हमें लंच करने जाना है। ये सुनकर वो शॉक होती है। वो कहती है, यह सब झूठ है। जिस पर वो कहता है, बिल्कुल नहीं, और वो उसके सामने जेनी को किस करता है और फिर उसे वहाँ से लेकर चला जाता है, जिससे इस लड़की का दिमाग बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाता है और वो किसी को मैसेज करती है। दूसरी तरफ हम हमारी हीरो हीरोइन को देखते हैं जहाँ पर जेनी जायान से कहती है, तुमने मुझे इस तरह से किस क्यों किया? जिस पर वो कहता है, तुम मेरी वाइफ को, इतना तो मेरा हक है। इसके बाद ये दोनों क्लिनिक में आ जाते हैं जहाँ पर एक डॉक्टर जेनी को क्विक पार्सल देती है और कहती है, ये आपके लिए आया है। वो पूछती है, किसने भेजवाया है? जिस पर वो कहती है, पता नहीं, कोई एड्रेस नहीं है। जब वो खोलती है तो उसमें एक गुड़िया थी जिसके अंदर बहुत सारी सुइयां चुभी थीं और यह एक काले जादू वाली गुड़िया थी। इसे देखकर तो जेनी बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है। इसके बाद यहाँ पर पुलिस आती है और बताती है, कोई भी डिलीवरी का रिकॉर्ड नहीं है, ये किसी ने जानबूझकर किया है और सीसीटीवी फुटेज में भी कुछ नहीं मिला, बस कुछ परछाइयाँ हैं, उन लड़कों के चेहरे नहीं दिख रहे। पुलिस सवाल करती है, क्या हाल ही में किसी के साथ आपका कोई झगड़ा हुआ है या आपने किसी को नाराज़ किया है? जिस पर वो मना करती है। जायन कहता है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, काम ख़त्म होगा, मुझे कॉल कर देना, मैं तुम्हें पिक करने आ जाऊँगा, और वहाँ से चला जाता है। दूसरी डॉक्टर कहती है, यह सब किसने किया होगा? इस पर जेनी बोलती है, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जिसने भी किया है वो दोबारा ज़रूर आएगा। इसके बाद हम जेनी को घर पर देखते हैं जहाँ पर वो सोने की कोशिश कर रही थी। वो जैसे ही लाइट ऑफ करती है तो उसे वही गुड़िया नज़र आती है, तो वो जल्दी से लाइट जलाकर सोने की कोशिश करती है, लेकिन बेचारी बार बार सिर्फ करवटें ही बदल रही थी। इसके बाद वो उठकर बैठ जाती है क्योंकि उसे नींद नहीं आ रही थी। वो उसके रूम पर पहुंच जाती है और फिर वो दौड़कर नॉक करती है। जायन गेट खोलता है और कहता है, क्या हुआ? जिस पर वो कहती है, मुझे तुम्हारी याद आ रही थी। इस पर वो स्माइल करता है और उसका हाथ पकड़कर रूम के अंदर ले आता है। वो उसे बेड पर बैठाकर कहता है, मैं नहाने जा रहा हूँ, आकर तुमसे बात करता हूँ, और वो नहाने के लिए चला जाता है। इसके बाद वो बाहर आता है और फिर उसे बोलता है, अब बताओ क्या हुआ? वैसे नाइट के 12 बज गए हैं। जिस पर वो कहती है, दरअसल मुझे नींद नहीं आ रही, क्या प्लीज़ तुम मेरी मदद करोगे तो मेरे पास ही सो जाओ। जिस पर वो उसकी साइड में आकर बैठ जाता है और फिर वो उससे पूछता है, तुम इतनी ज़्यादा घबराई हुई क्यों हो? इस पर वो कहती है, मैं घबराई हुई नहीं हूँ। जिस पर वो कहता है, साफ नज़र आ रहा है कि तुम घबराई हुई हो, तुम्हारी कहानी तुम्हारे चेहरे पर है, तुम लाल हो चुकी हो, तुम्हारा बॉडी भी एकदम टाइट है। इस पर वो कहती है, दरअसल ऐसा है क्योंकि मेरा हस्बैंड मेरे पास है। जिस पर वो कहता है, मैं समझ गया कि तुम क्या चाहती हो, और वो उसे किस करने लगता है। नेक्स्ट मॉर्निंग में हम देखते हैं कि जेनी के क्लिनिक के बाहर लोगों ने बहुत सारे पोस्टर्स लगवाए थे जहां पर वे लोग उसकी बहुत ही ज़्यादा बुराई कर रहे थे। यह देखकर तो जेनी और दूसरी डॉक्टर को काफ़ी बुरा लगता है और गुस्सा भी आता है। इसके बाद हम जेनी को उसके कैबिन में देखते हैं जहां पर दूसरी डॉक्टर आकर बताती है, देखिए डॉक्टर, किसी ने एक वीडियो पोस्ट किया है और लिखा है कि हमारे हॉस्पिटल में पहले ही किसी की डेथ हो चुकी है और हमने इसे छिपाया है। वो वीडियो को देखती है और कहती है,
यह वीडियो तो सच है, पर इसमें जो लिखा है वो झूठ है। हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां जेनी ग्रैंडफादर के साथ बैठी हुई थी। तभी एक औरत अपनी छोटी बच्ची को लेकर आती है जिसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, जिसके बाद उसे लिटाया जाता है और ग्रैंडफादर उसका ट्रीटमेंट शुरू करते हैं और फाइनली उस बच्ची को होश आ जाता है और वो बच्ची मरी नहीं थी बल्कि ज़िंदा थी, लेकिन सोशल मीडिया पर दिखाया जा रहा था कि वो बच्ची मर गई है। इसके बाद हम जायन को कार में देखते हैं जहाँ पर मैनेजर उसे एक नेकलेस दिखाता है और कहता है, क्या आपने सब मैनेजर के बारे में पता कर लिया है? क्या आप मैडम को मैरिज का तोहफा देना चाहते हैं? जिस पर वो कहता है हाँ। इसके बाद हम जेनी को देखते हैं क्योंकि वो एक जगह से बाहर निकल रही थी। तभी वो बहुत सारी भीड़ को देखती है जहाँ पर खड़े हुए लोग कहते हैं, ये कितनी गिरी हुई है, अपने डैड की उम्र के आदमी के साथ ही अफेयर चला रही है। इस पर एक दूसरा आदमी कहता है, क्या तुम्हें यह करने में ज़रा भी शर्म नहीं आती? एक तो तुम झूठी मेडिसिन्स भेजती हो, फिर ये सब भी करती हो। पर यहाँ पर खड़े 2-3 लड़के हमारी हीरोइन को सपोर्ट करते हैं और तभी सोशल मीडिया पर पोस्ट अपलोड होता है कि जो भी फ़ोटो डाली गई थी वो फेक है। दरअसल वो आदमी जेनी के फादर हैं। इस पर वो दोनों गर्ल्स कहती हैं, हमने तो पहले ही कहा था ये तो हमारी आइडल है, ये ऐसा कैसे कर सकती है, ये तो कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है और ब्यूटीफुल गर्ल्स कभी भी गलतियाँ नहीं किया करती। और वो यहाँ पर फूल लाइन मारते हैं हमारी हीरोइन के ऊपर। तभी यहाँ पर जायान आता है और उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे अपने साथ ले जाता है, जिस पर वो गर्ल्स कहती हैं, तो ये इसका हस्बैंड है। ये देखकर तो हमारा दिल ही टूट गया। इसके बाद हम इन्हें दोनों को घर पर देखते हैं, दोनों ही अपने फ़ोन में लगे हुए थे। तभी जायन कहता है, क्या सच में यह ऐसा ही है? जेनी बोलती है, क्या मतलब है? वो कहता है, इंटरनेट पर आ रहा है, मैं कैसे हस्बैंड हूँ जो अपनी वाइफ को बिगाड़ रहा हूँ। यह सुनकर वो हंसने लगती है और ये दोनों यहाँ पर थोड़ी मस्ती करते हैं और इसी तरह से एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। फिर इनके बीच थोड़ी बहुत रोमांटिक बातें होती हैं। अगले सीन में हम जायान को उसकी कंपनी में देखते हैं। उसका दोस्त आकर बताता है, मैंने सब कुछ पता कर लिया है। वो जो पोस्ट था वो एक लड़की ने भेजा था और जिसे भेजा गया था वो हमारी कंपनी की एम्प्लॉई है। जिस पर वो कहता है, ठीक है, सारे सबूतों को पुलिस स्टेशन में भेज दो और दोनों की ही रिपोर्ट करवा दो और जो हमारी एम्प्लॉई है उसे जल्द से जल्द फायर कर दो। इसके बाद यहाँ पर मैनेजर आता है। वो बताता है, सर मैंने पता किया है किसने मैडम की क्लिनिक में तोड़फोड़ मचाई थी और गेट पर वो सब कुछ किया था। और वो नाम बताता है, कहता है वो लड़की वांग है। जायन थोड़ा सा शॉक होता है और एफआईआर वो वांग ग्रुप के सीईओ को मैसेज कर देता है। अब हम उसी लड़की को देखते हैं जो कि फ़ोन में हमारी हीरोइन का ही फ़ोटो देख रही थी। तभी यहाँ पर उसके डैड आते हैं और उसे ज़ोरदार तमाचा मारते हैं और कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जायन की वाइफ को परेशान करने की? जिस पर वो कहती है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैं तो उसे जानती भी नहीं हूँ। तभी सोशल मीडिया पर उसके पास मैसेजेस आते हैं और सारे मैसेजेस को पढ़कर मुझे समझ आता है कि जिस लड़की से उसने पंगा लिया है असल में वो जायन की वाइफ है। जिसके बाद वो शॉक हो जाती है। उसके डैड उसे धक्का देते हैं और कहते हैं, तुम्हारे पास आधे दिन का टाइम है, सब कुछ ठीक करो। तुम सच में एक नालायक बेटी हो, किसी काम की नहीं हो, ऊपर से मेरे काम को भी बिगाड़ रही हो। इसके बाद हम जेनी को देखते हैं जो कि योगा कर रही थी। उसके पास कॉल आती है, उसे बताया जाता है ये सब किसने किया है। जिस पर वो कहती है, लॉयर से बात करो और सब पर केस कर दो। कॉल कट होने के बाद यहाँ पर एक मेड आती है और कहती है, बाहर एक औरत आपसे मिलने आई है और यह और कोई नहीं बल्कि वही लड़की थी। वो माफ़ी मांगती है और कहती है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मेरे साथ सब कुछ गलत हो रहा है। लेकिन हमारी हीरोइन तो अपनी योगा पर ध्यान देती है और उसे वहाँ से जाना पड़ता है। इसके बाद जेनी मुझसे कहती है, खाना तैयार कर दो, मैं अपने हस्बैंड के लिए लंच लेकर जाऊँगी। यह सुनकर वो काफ़ी खुश हो जाती है और कहती है, आप वाकई में एक बहुत अच्छी वाइफ हैं, मैं उनका फेवरेट खाना बना देती हूँ। इसके बाद जेनी सबसे पहले अपनी दोस्त से मिलती है और यह दोनों बैठकर सारे आईएसआई मैटर के बारे में बात करती हैं। इसके बाद यह लड़की कंपनी जाती है जहाँ पर उसे वही लड़की मिलती है जिसे देखकर वो कहती है, अब तुम्हें पता चला ना शांति, इसलिए कहते हैं जिसके बारे में आप नहीं जानते उससे पंगा नहीं लेना चाहिए। और वो लड़की यहाँ से अपना सामान उठाकर जा रही थी। इसके बाद हम जायन को देखते हैं जो कि लगातार खाना खा रहा था और हमारी हीरोइन बैठकर उसे बस देख रही थी। जेनी उससे बात करने की कोशिश करती है तो वो कहता है, शांत हो जाओ, ये खाना मुझे बहुत पसंद है।
अगले सीन में हम जेनी को उसके क्लिनिक में देखते हैं जहाँ पर एक आदमी आता है और ये एक ब्लॉगर होता है। वो सारी चीज़ों को अपनी कैमरा में रिकॉर्ड कर रहा था। तभी यहाँ पर एक औरत अपनी बेटी को लेकर आती है जिसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। हमारी हीरोइन उसका ट्रीटमेंट कर देती है और एक झटके में उसे ठीक कर देती है और ये सारी वीडियो वो शूट कर लेता है। यहाँ पर दूसरी डॉक्टर उसे क्रिएटर के साथ अच्छी वाली दोस्ती कर लेती है। वो कहता है मैं उसे सोशल मीडिया पर डालने वाला हूँ और वो अपना भी ट्रीटमेंट करवाता है। अगले सीन में हम अपने हीरो और हीरोइन को मंदिर में देखते हैं जहाँ पर ये दोनों कहते हैं चलो अब फाइनली सब कुछ ठीक हो गया है, और इसके बाद हम इन दोनों की मैरिज देखते हैं। अब हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर जेनी बहुत ही अच्छे से रेडी हुई थी। जायन उसके पास आता है और कहता है तुम्हारी ड्रेस बहुत अच्छी है, और उसे बेड पर बैठाकर बहुत सारे गिफ्ट्स देता है जो कि हमारी हीरोइन को काफ़ी ज़्यादा पसंद आते हैं। अगले सीन में जायन जेनी को अपने साथ उसके ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर के घर पर लेकर आया था जहाँ पर वो कहती है हम तो हनीमून पर जाने वाले थे, जिस पर वो कहता है यह जगह बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और हम अपने कुछ दिन यहीं पर बिताएंगे। इसके बाद हम इन्हें दोनों को उनके दोस्तों के साथ डिनर करते हुए देखते हैं और यहाँ पर हम इसी लड़की को देखते हैं जो कि वेट्रेस बनकर आई थी और फिर वो किसी को मैसेज करती है यहाँ पर आ जाओ, बहुत ही अच्छा मौका है। अब हम उसी लड़के को देखते हैं जिसे हमने ड्रामा की शुरुआत में देखा था, जो हमारी हीरोइन पर लाइन मार रहा था। वो हमारी हीरोइन को खींचकर एक रूम में लेकर आता है और उसके साथ वहाँ पर ज़बरदस्ती करने लगता है और बाहर से ये चुड़ैल गेट को लॉक कर देती है। पर यहाँ पर हमारी हीरोइन को शक हो जाता है क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी, इसलिए कुछ नहीं कर पाती और वो जाकर बाकी सभी को वहाँ पर भेजती है। जिसके बाद सभी लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं और उसकी बढ़िया वाली कुटाई करते हैं। लेकिन यहाँ पर उसकी दोस्त को लेबर पेन शुरू हो जाता है, उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है और फिर वो प्यारे से बच्चे को बर्थ देती है। लास्ट में हम उसकी दोस्त के हस्बैंड को देखते हैं जिसकी वो भर भर के तारीफ़ किया करती थी, लेकिन वो दिखने में एक मासूम सा बच्चा लग रहा था। इसके बाद हम इन्हें दोनों को एक साथ देखते हैं जहाँ पर हमारा हीरो हमारी हीरोइन को अपने फ़ोन में दिखाता है। असल में जो उसने मैसेज किया था वो उसके पास पहुँचा ही नहीं था, वो किसी और के पास पहुँचा था, जिससे सारी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जाती है। ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और लास्ट में ये उसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर ये बचपन में मिले थे, और इसी के साथ ये ड्रामा एंड हो जाता है।